अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1323वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं मुस्तकिल सफ़र में था और हमारी एक बेटी आयशा आरिफ ख़ान अहमदाबाद के अंदर, जिसने साबरमती नदी में अपनी जान दे दी, उससे मुताल्लिक़ मैसेजेस, वीडियोज़ वग़ैरह पूरे सफ़र के दरमियान मौसूल होते रहे। बड़ा ही दर्द हुआ, गम हुआ, अफसोस हुआ इस बात पर। और जैसे ही मैं आज लौटा, दोपहर में ज़ोहर के वक्त में मेरी वापसी हुई और मैंने अपनी ये ज़िम्मेदारी समझा कि सबसे पहले इस उन्वान के ऊपर उम्मत को गफलत से जगाया जाए, एक बेदारी पैदा की जाए उम्मत के अंदर कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। आयशा की ख़ुदकुशी वो सिर्फ उस अकेले बेटी की ख़ुदकुशी नहीं है, बल्कि वो करोड़ों बेटियां जो अपने ससुराल में रहती हैं, जो अपने घरों के अंदर एड़ियां रगड़ रही है, जो सिसक रही है, ये उन करोड़ों बेटियों की आहें हैं। और इसके लिए समाज में जहाँ पे आयशा के केस पे हमने गौर किए, मैंने बाज़ाब्ता उस वीडियो को हमारे एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त है उनके साथ में जो है शेयर किया और उनसे मैंने ये सवाल पूछा। मैंने कहा कि इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से एनालिसिस करो और गौर करो इसके अंदर कौन कौन कसूरवार है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना, वो जो बेटी है आयशा, वो ज़हनी तौर पे इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा मायूस और नाउम्मीद हो चुकी थी, क्योंकि उसके केस के अंदर सिर्फ उसका जो शोहर है आरिफ वही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके अपने माँ बाप, उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपने घर वाले भी जिम्मेदार हैं, जिनका काम था जब वो ये देख रहे थे कि बेटी जहनी तौर पर इस तरीके से पेशेंट बन रही है, इस बेटी के ऊपर इस तरीके का प्रेशर पड़ रहा है, बेटी जहनी तौर पर जो है पूरी तरह से उलझ चुकी है, तो उसको सहारा देते, उसको आसरा देते, उसको प्यार देते, उसको मोहब्बत देते, उसको अटेंशन देते, उसके दर्द के अंदर बराबर से शरीक होते, उसके गम में अपने आप को शरीक करके उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करते कि वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। क्योंकि ये जो कदम है समाज के मुंह पर एक तमाचा है। ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि पूरे सोशल मीडिया पे बस यही बिखेरा हुआ है, जहेज की लानत, जहेज की लानत, जहेज की लानत। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि जहेज की लानत इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो बेटी आयशा है, वो अपनी स्पीच में, वो जो 2 मिनट का वीडियो है, उसमें वो ये बता रही है कि आरिफ, मैं तुमसे तो बहुत मोहब्बत करती हूँ। और अपने बाप से वो ये इस बात की उम्मीद कर रही है और बाप से इस बात की दरख्वास्त कर रही है कि आप जो है उस केस को विड्रॉल कर लो, उस केस को आप वापस ले लो, केस करके कुछ फ़ायदा नहीं। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस ख़ानदान के अंदर, इस घराने के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो चुका था। और उसका जो शोहर है आरिफ, वो भी अपने बीवी को चाहता था, बीवी उसको चाहती थी, लेकिन दरमियान में जब ये केस हो गया, केस होने की वजह से फिर उसने भी दोनों हाथ उठा लिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो बहुत सारे यानी जो इस लाइन से जो एक्सपर्ट्स है कानूनी एतबार से, उन लोगों का कहना यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान, यानी ये जितने भी मामलात होते हैं मियाँ बीवी, बात बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन दोनों तरफ की जो पार्टीज होती है, लड़की वाले और लड़के वाले, दोनों भी वो इसको अपने लिए ईगो का, अपनी अना का, अपने आपस के लड़ाई का जरिया बनाते हैं और दोनों में झगड़े चलते हैं। लड़के के पेरेंट्स के दरमियान में, लड़की के पेरेंट्स के दरमियान में, दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े और दोनों के बीच में जो वॉर चलती है, उसकी वजह से ये दोनों पिसे जाते हैं। और मैं आपको कई मिसालें देता हूं। मैं वही बता रहा था, हमारे एक एडवोकेट दोस्त ने मुझे बताए, बोले मौलाना 498 के 90% जो केसेस होते हैं वो फेक होते हैं, वो झूठे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को हरासमेंट करने के लिए होते हैं। और अक्सर इन केसेस के अंदर ये होता है, वो छोटी सी बात जो मियाँ बीवी के दरमियान में किसी मसले को लेकर अगर इख्तिलाफ चल रहा है, आप उसको बैठ के हल कर सकते हैं, आप उसको बैठ के सुलझा सकते हैं। बैठकर, यानी क्या होता है हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से। और मैं आपको
ये सारी बातें जो है ना, मैं कुछ अपने दिल से नहीं बता रहा हूँ, विथ एविडेंस। यहीं पे करीब में एक बड़ी सोसाइटी है, हमारे एक दोस्त वहाँ पे रहते हैं जो माशाअल्लाह कौम के, मिल्लत के बड़े हमदर्द है, कई मस्जिदों के वो ट्रस्टी है। उसके अलावा जो है उनका अपना एक फाउंडेशन भी है, और इस तरीके से कभी कुछ मसले मसाइल आ गए तो आपस में सुलह वगैरह भी वो कराते हैं। तो मेरी अक्सर मुलाकात होते रहती है। तो अभी थोड़े दिन पहले सुबह सुबह के वक्त में मेरी उनसे मुलाकात हुई और यही बातचीत चलने लगी। मैं उनको ज़रा दूल्हा दुल्हन हमारा जो कोर्स है उसके बारे में बताने लगा, तो बड़े खुश हुए, बड़ी दुआएं दिए, और उन्होंने मुझे एक कारगुजारी सुनाई जो उनके साथ में पेश आई। बोले मौलाना, ये जो मसले मसाइल होते हैं ना, एक्चुअल में लड़का लड़की आपस में खूब मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके आपस के जो पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाए। बोले मेरे पास में 2 फैमिलीज़ आई, लड़के वाली फैमिली भी आई, लड़की वाली भी फैमिली आई, दोनों फैमिलीज़ आई, दोनों बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दोनों भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और वो लड़की भी खामोश है, लड़का भी खामोश है। तो मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में मैंने सिर्फ लड़के को और लड़की को, दोनों को वहाँ पे बुलाया और मैंने कहा, भाई मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ तुम दोनों खामोश बैठे हुए हैं, तुम्हारे माँ बाप में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मसला क्या है? तो वो दुल्हन दूल्हे यानी जो मियाँ बीवी थे वो दोनों कहने लगे, बोले हाजी साहब, असल मसला हमारे दोनों के पेरेंट्स के ईगो का है, उनके अपने ही मसाइल, तुमने हमारी शादी में ये नहीं किए, उन्होंने हमारी शादी में वो नहीं किए, उन लोगों के शादी हुई तब से चल रहे हैं। बोले हम दोनों मियाँ बीवी में रत्ती बराबर का भी लड़ाई और झगड़ा नहीं है, एक पैसे का भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम दोनों इनसे परेशान आ चुके हैं क्योंकि ज़बरदस्ती इन्होंने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा किया हुआ है। वो लड़की भी रोने लगी। वो हाजी साहब के ये जुमले हैं, यहीं रहते हैं वो पड़ोस में अपने पीछे ही। उन्होंने बोले मौलाना, मैंने मेरे एक्टिवा की चाबी दिया उनको और मैंने कहा दोनों मियाँ बीवी से फ़ौरन ये मेरी एक्टिवा के ऊपर बैठो और तुम तुम्हारे घर को चले जाओ। वो दोनों निकल गए। बोले अब मैं वापस अंदर आया तो वो पूछने लगे, अरे हमारी बेटी कहाँ गई, अरे हमारा बेटा कहाँ गया? तो मैंने उनको बोल दिया, भाई तुम आए थे किस लिए? सुलह के लिए आए थे ना। तो दोनों मियाँ बीवी में तो सुलह हो गई, दोनों साथ में रहने के लिए तैयार है, दोनों अपना घर बसाने के लिए तैयार है। तुम क्यों अपना दिल का घमंड और अकड़ और अपना लेके बैठे हुए है ईगो, तुम जैसों की वजह से। और हमारे एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त है, उन्होंने मुझे बताए, बोले मौलाना ये जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान हो, दो दोस्तों के दरमियान हो, उनके दरमियान में कोई नफ़रतें, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होती है, ये सब होते हैं थर्ड पार्टी इंटरफेयर की वजह से। थर्ड पार्टी इंटरफेयर, थर्ड पार्टी इंटरफेयर किसे कहते हैं? थर्ड पार्टी इंटरफेयर इसे कहते हैं कि लड़का है तो उसको उसके घर में उसके बीवी के बारे में थर्ड पार्टी के लोग उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, उसके ब्रेन वॉश कर रहे हैं उसकी बीवी के खिलाफ में। और लड़की है तो उसको उसके हस्बैंड के खिलाफ उसका ब्रेन वॉश करने वाली एक पार्टी कोई और है। ये थर्ड पार्टी जो इंटरफेयर है उसकी वजह से हमारे समाज के अंदर, हमारी कौम के अंदर ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये तलाक, ये 498, ये जितने भी मसले मसाइल हैं, जितने भी मसले मसाइल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। इस सारे मसले मसाइल की जो जड़ है, उसकी जो बुनियाद है वो यही है। और मैं आपको बताता हूँ, ये अपना ऑफिस मस्जिद उमर के करीब में है, कोंडवा पुणे के अंदर। और अपने ऑफिस से करीब में एक और मस्जिद है, कभी कभी मैं उस मस्जिद में भी नमाज के लिए जाता हूँ। उसके पड़ोस में ही एक साहब जो है, वो बेचारे मेरे बड़े अजीज़ है, उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर पे बुलाए, बड़े दर्द के साथ में वो रो कर मुझे सुनाने लगे। बोले मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेटे का निकाह हुआ और माशाअल्लाह लड़की उसके साथ में रहने के लिए तैयार है। अच्छा, वो लड़की भी जो है, वो जो उसकी बीवी है, वो भी अपनी एक सहेली के साथ में खुद अपने ससुराल के अंदर बैठी हुई है पर्दे में। बोले मौलाना वो बहू हमारी यहीं पे है, लेकिन उसकी माँ ने और उसके बाप ने ज़बरदस्ती, बोले उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या टेंशन है, उन्होंने हमारे से लड़ाई झगड़े करके बहू को अपने घर पे लेकर गए और वो अभी अपनी सहेली के साथ में कुछ शॉपिंग वगैरह का बोल के निकली और सीधा वो अपने ससुराल में आई।
और उसने ये बोली कि मेरे माँ बाप को पता मत चलने दो, उनको पता चलेगा तो वो बोलेंगे कि तू हमारे से ज़्यादा होशियार हो गई क्या, तू हमारे से ज़्यादा आघाऊ हो गई क्या, तू हमारे से ज़्यादा एडवांस हो गई क्या, क्यों गई थी तू उनके घर पे, ऐसा बोलेंगे बोले। तो वो पर्दे में ही थी बच्ची वो। मैंने उससे पूछा, मैं बोला बेटा देखो ये तुम्हारे ससुर साहब बैठे हुए हैं, तुम्हारे शोहर सामने ही हैं, और तुम अंदर जो है तुम्हारी सास होंगी और तुम्हारी जो है सहेली वगैरह है, मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बोलो कि तुमको तकलीफ़ क्या है ये यहाँ पे जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप ने लेकर गए। बोले मौलाना तकलीफ़ एक पैसे की भी नहीं है, मेरी माँ को सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इनका जो वलीमा हुआ था वो वलीमे के अंदर मेरी जो खालाएँ वगैरह है उनको कपड़े क्यों नहीं दिए गए, उनका इस्तकबाल क्यों नहीं किया गया, उनका इकराम क्यों नहीं किया गया, उसकी एक खुन्नस बैठी हुई है बोले उसके दिल के अंदर कि ये लोगों ने हमारे मेहमानों का बराबर से इकराम क्यों नहीं किया। मतलब ये रीत, ये रिवाज। और ये जो हमारी बेटी है आयशा आरिफ खान, उसके केस में भी मैंने जब गौर किया, मैं आपको बता दूं गुजरात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो गुजरात के माहौल है गुजरात का, उस एतबार से मैं आपको गारंटीड ये बात बताता हूँ कि गुजरात एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सूबा है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे मुसलमान उस सूबे के अंदर किसी भी मसलक के रहो, ख़यालात के रहो, लेकिन वहाँ पे ये हुंडा, वहाँ पे ये जहेज़ मांगना, वहाँ पे ये निकाह की फजूल खर्ची, अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक मैं कह सकता हूँ अल्लाह ताला ने गुजरात को महफूज रखा हुआ है। आप देखो पूरे गुजरात के अंदर जो है ना, कहीं पे भी किसी भी, अक्सर तो वहाँ पे निकाह इतने सादगी के साथ में मस्जिदों में होते हैं, वो भी ऐसे बड़े बड़े करोड़पति घराने के लड़के लड़कियों के जिनकी कंपनियाँ फैक्ट्रीज चल रही है। वहाँ गुजरात के अंदर ये माहौल ही नहीं है जहेज़ मांगने का या लड़की वालों पे प्रेशराइज करने का या फजूल खर्ची। अक्सर तो देखने में यही आया है कि और स्टेट्स में जैसे हमारे महाराष्ट्र में है, जैसे यूपी वगैरह के इलाके में कि बुलेट कंपलसरी है वहाँ पे जहेज़ में देना। ऐसे जैसे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना और कर्नाटका में जो माहौल है कि लड़के को जोड़े के नाम पे जो रकम दी जाती है 5 लाख 10 लाख, ये माहौल आपको गुजरात में नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो बच्ची थी इसके पेरेंट्स रहने वाले थे राजस्थान के, लड़के वाले भी वहीं के थे, और राजस्थान बोले तो रीति रिवाज, और वो सारे रीति रिवाज आपको वहाँ पे मिलेंगे जो वहाँ के राजपूतों के ज़िंदगी में हैं, जो राजस्थान के अंदर रहने वाले जो राजे रजवाड़ों के ज़माने के रीति रिवाज वो आपको पूरे वहाँ के मुसलमानों में भी मिलेंगे, उनके शादियों में मिलेंगे, उनके प्रोग्रामों में, उनके रहन सहन में, हर चीज़ के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये सारे मसाइल जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सिर्फ एक सबक में हम इसको कवर नहीं कर सकते हैं। कल अब इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि वो जो बेटी है आयशा, उसका जो 2 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो के अंदर जो एक एक जुमला उसने कहा है दर्द भरा, हम एक एक जुमले को एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर भी हम तफसील से सबक देंगे कि अगर ये जहेज़ का मसला है तो इसमें कौन कसूरवार और ज़िम्मेदार है और जहेज़ की शरई हैसियत क्या है। और मैं आपको बता दूं कि हमने जो दूल्हा दुल्हन का कोर्स शुरू किया हुआ है उसका मकसद भी यही है, यही सारी बातें हम उसमें बताते हैं, सिखाते हैं, लड़के वालों को भी लड़के को भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने औलादों को और ख़ुद घर के लोग इस कोर्स में एडमिशन लें और अपनी लाइफ को चेंज करें, और अपने सोचने समझने के जो तरीक़े हैं इंशाअल्लाह वो आपके ज़रूर बदल जाएंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। यानी ये जो टॉपिक है आयशा बेटी का, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।